बच्चों, मैं आज आपको एमएससी फाइनल का फिजिकल स्पेशल का एक टॉपिक है स्टेबिलिटीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज आपको समझा रही हूँ। और इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है। केमिकल काइनेटिक्स में ये टॉपिक है जिसमें कि हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जब फॉर्मेशन होता है तो जो SN1 SN2 रिएक्शन आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन हम जब निकालते हैं तो किस किस टाइप से हम उन रिएक्शंस की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रिएक्शन में स्टेबिलिटीज़ कैसे निकालें जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। और ये टॉपिक अपना फिजिकल स्पेशल के फिजिकल ऑर्गेनिक वाले पेपर में भी है जिसमें हम उसका फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि SN1 SN2 जो आपने नाम सुने होंगे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस हैं, है ना, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN1CB जो हमारे कॉन्जुगेटेड बेसिस की और SN2CB जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, इन सब में जो भी रिप्लेसमेंट हो रहा है एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड के थ्रू, है ना, तो इन रिएक्शंस में जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, बनने वाला प्रोडक्ट कितना स्टेबल होगा, इसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, वो आता है अंडर दिस टॉपिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये MSc प्रीवियस की इनऑर्गेनिक में भी हमारा आता है। तो अपन देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें जैसा कि पता है कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखनी है तो हम दो तरीके से देखते हैं। आपके सामने में एक चार्ट है, थोड़ा क्लोज करके बता रही हूँ, फिर मैं कंपाइल भी कर दूंगी इसको। स्टेबिलिटी हम दो तरीके से देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। एक बात हमें ध्यान रखनी है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है ना। तो जैसे ये एक L1 टाइप का लिगेंड है और अगर कोई L2 टाइप का लिगेंड इसके ऊपर आके अटैक कर रहा है तो ये जो एक लिगेंड हमारे पास है ये इस दूसरे लिगेंड से कितना इजीली रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बेस पर हम स्टेबिलिटीज़ को निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन ये टॉपिक। आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टेबिलिटी दो तरीके की होती है, एक तो काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब आपके सामने काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि हम जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से डील करते हैं, है ना। इन द काइनेटिक स्टेबिलिटी वी आर डीलिंग विद एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है कि ज़्यादा है, उसके बेस पर हम दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस डिवाइड करेंगे। एक तो होते हैं लेबाइल, फर्स्ट जो टाइप है दैट इज लेबाइल और रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स, और दूसरा टाइप है इनर्ट और अनरिएक्टिव कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो बेस है वो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो टाइप है हमारे पास काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ में। और स्पीड ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये काइनेटिक स्टेबिलिटी डील करती है स्पीड ऑफ रिएक्शन से। मतलब किस पे, दिस इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक स्टेबिलिटी वेयर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन या आइसोमेरिज्म, है ना, इनकी कितनी स्पीड है, कितना फास्टली हो सकती हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है ये कि अगर हम मान लो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को ले लें, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है, इसमें आप टॉपिक आगे अंडर पढ़ेंगे इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के ही हमारे एग्जाम्पल्स हैं। और फिर या फिर कोई एक पूरा का पूरा ग्रुप है किसी कॉम्प्लेक्स से जो कि रिप्लेस हो सकता है तो ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है। और एक आइसोमेरिज्म, एक फॉर्म से दूसरी कन्फॉर्मेशन जो उसका बनता है वो हमारा, ये इसी में आते हैं कि कितनी स्पीड से ये चल रही है रिएक्शन। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइप देखेंगे, लेबाइल और रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली बात, क्योंकि हमने बोला इसके अंदर हम एक्टिवेशन एनर्जीज को देखते हैं, तो लेबाइल का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत रिएक्टिव है, ये इजीली लेबाइल हो जाते हैं। जिस लिगेंड का अटैक हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उसमें जो प्रेजेंट लिगेंड है वो इजीली निकल जाए, इसका मतलब उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स। इसमें लिगेंड्स बहुत इजीली रिप्लेस हो रहे हैं बाय दी अनदर लिगेंड्स, इसलिए हम इसको लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यानी ये जो रिएक्शंस होंगी ना ये फास्ट होंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसमें बहुत इजीली हो जाएंगी और फास्ट हो जाएंगी,
और इसका एक और क्या एस्पेक्ट हो सकता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ लेबाइल और रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है बच्चों? अब हम देखो इसके जस्ट अपोजिट हमारा दूसरा टाइप होगा। इनर्ट और अनरिएक्टिव कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? हमें पता है कि इसके अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होनी चाहिए, बिकॉज रिएक्शन इजीली नहीं हो रही है, इनर्ट है ये, यानी अनरिएक्टिव, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई होगी। तो यानी लिगेंड्स जिनके बीच में इजीली रिप्लेसमेंट नहीं हो पाए, है ना, लिगेंड्स आर नॉट इजीली रिप्लेस बाय दी अनदर लिगेंड, इसलिए हम इसको इनर्ट या अनरिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में रखते हैं। और इसलिए यह कह सकते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं होता, स्लो होगा, यानी कि इसके अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई होती है। ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है ना, मिनिमम एनर्जी बैरियर जो रिक्वायर्ड है टू क्रॉस द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो हमारी हाई होती है, तो उस केस में ये स्लो हो जाती है रिएक्शन। और इसका लास्ट एस्पेक्ट क्या है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाले बॉन्ड ईजीली जो है वो ब्रेक नहीं होते, आर नॉट ईजीली ब्रोकन, आर नॉट, बच्चों यहाँ है ये आर नॉट ब्रोकन ईजीली, ठीक है, ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, है ना, यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा आप, नॉट इजीली ब्रोकन। अब आप देखिए ये तो हमारा हो गई फर्स्ट कैटेगरी, ये जो मेटल लिगेंड बॉन्ड इजीली ब्रोकन है, ये तो लेबाइल इजीली ब्रोकन है, वो हमारे इनर्ट में है। यहाँ पे बॉन्ड्स आर नॉट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है, दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में जब भी हम स्टडी करते हैं ना, तो हमको एक बात ध्यान रखनी कि यहाँ पे हमें जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, तब रिएक्शन में कितना एक्सटेंशन हो गया है, कितना प्रोडक्ट बन गया है ना। अब एक चीज़ इससे हमें ये पता चल रही है कि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड चल रही है तो आफ्टर सम टाइम वो बैकवर्ड भी चलेगी, यानी बनने वाला जो प्रोडक्ट वाला साइड है आफ्टर सम टाइम वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो इससे हमको ये पता लग जाएगा कि कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले क्या रेट चल रही है और इक्विलिब्रियम पर वो कितना प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर मेजरमेंट है ये हमारा, जब रिएक्शन की इक्विलिब्रियम हो जाएगी तो कितनी रिएक्शन हुई, इक्विलिब्रियम आने तक हमें ये पता लगाना है कितनी रिएक्शन हो गई, यानी कि ये हमें कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटी कितनी बनेगी इतना ये बता देगा। बिकॉज इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन पहुंच जाएगी तो प्रोडक्ट का ज़्यादा फॉर्मेशन और हो नहीं सकता, वो बनता तो है लेकिन वापस डिकम्पोज हो रहा है, तो हमेशा फिक्स हो जाएगी। तो ये कितना बन रहा है कोई कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हमको बता देता है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम की बात है, तो हमको उसके अंदर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम इसमें रेट कांस्टेंट्स तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि वो एक स्टेप में रिएक्शन हो रही हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में रिएक्शन हो रही हो, तो उसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है उन सब के कांस्टेंट, यानी कि स्टेप वाइज कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हमको सब कुछ इंक्लूड करने पड़ेंगे। हर स्टेप का कांस्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल पाएंगे, है ना, अगर वो मल्टी स्टेप कोई मैकेनिज्म हो रही हो, ठीक है। और इसके अंदर मेटल लिगेंड की बॉन्ड एनर्जीज को हम जो है वो कंसिडर करते हैं। उसके अंदर बॉन्ड एनर्जीज में चेंजेस क्या क्या आएंगे जब एनर्जी चेंज हो रही है उसकी रिएक्शन के दौरान, ये सारी सिचुएशन हम किस में करेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी दो टाइप के हमने क्लासिफिकेशन दिए हैं कि एक तो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। स्टेबल कौन से होंगे अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स बताना है, ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ लिगेंड्स और रिएजेंट्स, मतलब जो भी रिएजेंट इस पर रिएक्शन करेंगे ना उसको वो प्रिवेंट कर देंगे अटैक करने से। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि वो डिकम्पोज इजीली नहीं हो रहे, यानी कि वो प्रोडक्ट इजीली नहीं बनाएंगे। तो जो जिन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर हम अटैक कराना चाह रहे हैं लिगेंड्स का, रिएजेंट्स का, वो प्रिवेंट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब वो स्टेबल हैं। और अनस्टेबल में क्या होगा, वो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द रिएजेंट्स, इसलिए वो अनस्टेबल होंगे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो मैं अगर आपके सामने एक चार्ट दे दूँ, मैं यहाँ पे बेटा इजीली लिख रही हूँ आपके लिए,
आर नॉट ईजीली। तो आप इसको पूरे चार्ट को ध्यान से देखिए, आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी। स्टेबिलिटी के दो काइंड, काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बीच में हम लोग कंसिडरेशन करेंगे कि वो लो है या हाई है। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हमें इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको गेन करने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो उन सबका स्टेप वाइज कांस्टेंट, और एनर्जीज कितनी चेंज हो रही हैं उन लिगेंड्स के बीच में। काइनेटिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उनको लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया है, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में क्लासीफाई किया है। और ये हो गई इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपके सामने इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रीवियस में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। एमएससी फाइनल में फिजिकल स्पेशल के अंदर जो फिजिकल ऑर्गेनिक वाला पेपर है और केमिकल काइनेटिक्स वाला, तो इसमें मोस्ट कॉमनली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि जो इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म्स होती हैं, है ना, उसकी हम कैसे रेट्स निकालते हैं और ये होती क्या है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हमने इसमें कैटेगरी पढ़ी है ना, ये काइनेटिक स्टेबिलिटी में स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आपके एमएससी फाइनल फिजिकल स्पेशल में दिया गया है। ये दो तरीके के होते हैं, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन किया है ये अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिजिकल स्पेशल के टॉपिक्स की जानकारी मिल पाए। थैंक यू सो मच बच्चों।